अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज जो हमारा टॉपिक है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स में एनालाइजेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज एनालाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें चाहिए होती है, किस लिए? ताकि हम एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, आउट ऑफ द एटम कर सकें। अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें, ये लेट्स से हमारे पास एक एटम है जिसमें इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल हो गया। अब हमें पता है, जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेल्स में, उन पर जो है न्यूक्लियर फोर्स लगती है, जो कि ये न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाएगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब हमें क्या करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहेगी? हमें तो उस एटम को बाहर निकालना है। तो हम इसको कितनी एनर्जी देंगे? इस एटम को अगर हम बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमारे पास, वो इस एनर्जी से, इस फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिससे कि एटम या ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर चला जाए, उसको हम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर हम इसके लिए एक यहाँ पर अगर हम देखें, हमने डेफिनेशन में आइसोलेटेड गैसेस एटम का जिक्र किया है। यानी कि इसका क्या मतलब? यानी कि आइसोलेट मतलब बॉन्डेड ना हो, बिल्कुल अलग तरह हो, यानी इस तरह इस फॉर्म में ना प्रेजेंट हो। ये बहुत सारे एटम्स हैं, इसमें से हम जो है ना एक बड़े ग्रुप में से एक एटम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि ये जो दूसरे साइड के एटम है वो भी इसके साथ बाउंडेड है ना, जिसकी वजह से हम इसकी एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है हम जो है ना सेपरेटली एक एक एटम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर आइसोलेटेड गैसेस एटम का जिक्र किया है। नाउ अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें इक्वेशन आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, लेट्स सी ये x एक एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है। ये पहले क्या था? न्यूट्रल था। what does it neutral means? a number of electrons and number of protons are equal, so ये न्यूट्रल कहलाएगा उसका। अब हमने इसको एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी दी इसको हमने, ये एनर्जी दी, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो गया। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये आयन बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? अगर हम इस एटम की बात करें, इसमें पहले कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे एंड 3 प्रोटॉन थे। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों का इफेक्ट जीरो आ रहा है क्योंकि 3 और 3 थे। लेकिन जब हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन्स कितने? वही 3 प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है +1 के लिहाज से, यानी 3 - 2 1 आ रहा है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। सो दिस वाज आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपल। अब इसके बाद हम जो है ना इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं। हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा, यानी किस तरह जो है आयोनाइजेशन एनर्जी उन फैक्टर से अफेक्ट होगा, वो आइए हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ना एक दो डायग्राम बनाता हूँ कंपैरिजन के लिए। लेट्स से 2 एटम्स बना दूँ, एक स्मॉल लेट्स यहाँ पर 2 एटम है। तो सबसे पहला फैक्टर हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे दैट इज साइज, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का एटम के साइज के साथ क्या ताल्लुक है, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स है। अगर हम इन 2 एटम की देखें, ये एटम स्मॉल है, ये एटम बिगर है। लेट्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस देखें, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। हमने इससे पहले जब देखा कि जितना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा,
न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। जब न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस न्यूक्लियर फोर्स को कम करने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है ये, तो हमें जो बाहर से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, कम न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हमें बाहर से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर सकें। सो अगर हम देखें साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी ग्रेटर द साइज lesser will be the ionization energy, smaller the size greater will be the ionization energy. Okay, next अगर हम देखें that is effective nuclear charge। ये सारे टॉपिक्स हमने इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। अगर हाँ आपको इसकी भी समझ में नहीं आ रही तो आप इससे पिछले टॉपिक्स में जाकर ये देख भी सकते हैं। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि न्यूक्लियर फोर्स का वो हिस्सा जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर लगता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। नाउ जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, ये जिस तरह देखिए न्यूक्लियस के करीब है तो इस पर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, ज्यादा फोर्स इस पर लगेगी। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से दूर है तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम इस तरह कह सकते हैं ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम इस तरह डिनोट करते हैं। इसका आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यानी अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ इस केस में ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है। इस केस में कम एक्सपीरियंस करेगा, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। ओके, जब यहाँ पर ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, ये ZT ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसको फिर ज्यादा फोर्स चाहिए होगी बाहर निकलने के लिए, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर द इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर द ये, तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अब व्हाट इज स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको मैं थोड़ा सा समरी उसकी बता दूं। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, ये वो चीज़ है ना कि न्यूक्लियस फोर्स को ना, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कितना शील्ड करता है, यानी अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से करीब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस फोर्स को बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देंगे। क्यों पहुंचने नहीं देंगे? वो एक शील्ड बना लेंगे। लेट्स से हमारे पास ये अगर हम इसकी बात करें, इस फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल में 1 हो गया। यहाँ पर 2 4 6 7 8 9 10 11। अगर हम देखें ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इस न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो इस वैलेंस शेल तक पहुंचने से पहले इन जो इससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, उन सब पर लगेगी, उसके बाद जाकर जो है वैलेंस शेल तक पहुंचेगी। यानी कि ये फोर्स पहले इस पर एक्ट करेगी, फिर इस पर एक्ट करेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंचेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, ये न्यूक्लियस की जो फोर्स है पहले इन पर एक्ट करेगी, फिर इस पर एक्ट करेगी, सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेगी, इन सब पर एक्ट करेगी ना, फिर उसके बाद इन पर एक्ट करेगी, इस पर एक्ट करेगी। इन सब पर जब एक्सपीरियंस हो जाएगी उसके बाद जो है वैलेंस शेल तक पहुंचेगी। अगर हम यहाँ पर देखें न्यूक्लियस की फोर्स बिफोर गोइंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सपीरियंस हो रही है, लेकिन इस केस में अगर देखें बिफोर गोइंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सपीरियंस हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ी अमाउंट इन पर एक्सपीरियंस हो रही है और वहां पर एक्सपीरियंस हो जाएगी। यहाँ पर बिफोर गोइंग टू वैलेंस 10 इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर की फोर्स लग जाएगी, तो क्या होगा, जब वैलेंस तक पहुंचते पहुंचे वो फोर्स बहुत वीक हो जाएगी, तो वो उसको लिटिल अट्रैक्ट करेगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगी, अपनी तरफ नहीं खींचेगी स्ट्रांगली। तो जब स्ट्रांगली अपनी तरफ नहीं खींचेगी
तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंडेड होगा वैलेंस ये न्यूक्लियस के साथ। जब लूजली बाउंड होगा तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी ना, क्योंकि वो तो पहले से इसके साथ वीकली अट्रैक्ट बाउंडेड है, जबकि यहाँ पर स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर बैरियर कितना था, शील्डिंग कम थी ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे सिर्फ, यहाँ पर बैरियर कितना है, प्रोटेक्शन कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। यहाँ पर शील्डिंग ज्यादा है, तो जिसकी वजह से इस पर न्यूक्लियर फोर्स वीक लग रही है। जब न्यूक्लियर फोर्स वीक लग रही है तो उससे क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो इसका भी आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी कि ग्रेटर द स्क्रीनिंग या शील्डिंग इस केस में, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट थे शील्डिंग के लिए, लेसर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। एक और फैक्टर जो है हमारे पास, दैट इज नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल। ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल क्या है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास एस सबशेल हो गया, ये हमारे पास पी सबशेल हो गया, और ये हमारे पास जो है डी सबशेल हो गया, डबल टेम्पल। ओके, ये फर्स्ट करो हमने एक शेल लिए जिसके अंदर ये तीनों सबशेल प्रेजेंट है। नाउ इन तीनों में जो है ये एस सेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या ये पी में प्रेजेंट है, और ये डी में प्रेजेंट है। नाउ हमने जिस तरह पढ़ा है कि हमारे पास 4 काइंड ऑफ सबशेल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। हमने ये भी पढ़ा है पेनिट्रेशन में कि एस की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, फिर पी की है, फिर डी की है, एंड देन एफ की है। पेनिट्रेशन क्या है कि एक सबशेल, एक ऑर्बिटॉल न्यूक्लियस के कितना करीब है, जो जितना करीब होगा उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। एस सबसे ज्यादा करीब होता है, पी उसके बाद, डी उसके बाद, एंड एफ सो ऑन। अगर हम इस डायग्राम को देखें, एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एस सबशेल में ये रहा, ये देखिए न्यूक्लियस से के करीब है। जब न्यूक्लियस के करीब है तो न्यूक्लियस उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस पर। जब स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो अगर हम इस एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको अगर हम इस एटम से रिमूव करना चाहें, आयोनाइजेशन एनर्जी फिर इसके लिए क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से के करीब है जिसकी वजह से स्ट्रांगली बॉन्डेड है। अगर हम पी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालना चाहें तो उस पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो लगेगी वो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है, जिस पर कम न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, और डी जो है वो सबसे दूर है। जब सबसे दूर है तो इन दोनों के मुकाबले में जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसके लिए चाहिए होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड है। सो एस सबशेल की जो, तो हम इसको कह सकते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल के लिए कि एस सबशेल के लिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, then P, then D, and so on. So this was all the factors that affect ionization energy. I hope सबको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।